आज हम सभी लोग पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है और उनके क्या नियम हैं, किस नियम पर किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम किस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले निरर्थक पद्धति, ट्राइवियल सिस्टम। यहां पर प्रारंभ में बहुत कम कार्बनिक यौगिक की जानकारी थी। अतः उनका नामकरण उनके गुण, उनकी संरचना और जिससे वे प्राप्त होते हैं उसके आधार पर किया जाता है। किस आधार पर? गुण, संरचना एवं स्रोत के आधार पर नामकरण किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा यूरिया। फॉर एग्जाम्पल यूरिया कहां से प्राप्त होती है? यूरिन। और यूरिन का अर्थ होता है कि मूत्र से। ऐसे ही फॉर्मिक एसिड जो कि हमें प्राप्त होती है फॉर्मिका का मतलब लाल चींटी। परंतु इस पद्धति की कमी यह हो गई कि एक ही यौगिक के कई नाम संभव हो सकते हैं, क्योंकि एक ही यौगिक कई प्रकार के स्रोतों से हमें प्राप्त हो सकता है। अगर स्रोत के आधार पर हम नामकरण करेंगे तो एक ही यौगिक के कई नाम हो सकते हैं, अर्थात हम हमेशा कंफ्यूजन में ही रहेंगे। दूसरी चीज कि इस पद्धति के आधार पर यौगिक की संरचना के बारे में सही जानकारी हमको नहीं प्राप्त हो पाएगी, क्योंकि कई बार हमको प्राप्त भी होगी और कई बार हमारे सामने कई तरह के कंफ्यूजन भी रहेंगे। जैसे इस पद्धति में आगे और भी चीजें हैं। जैसे यदि सीधी श्रृंखला में सभी कार्बन परमाणु जुड़े हुए हो, इस पद्धति के आधार पर नंबर 1 हम कह सकते हैं कि नॉर्मल हाइड्रोकार्बन का मतलब कि कार्बन की सीधी श्रृंखला जिसमें सभी कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित, तो उन्हें नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2 और ये CH3। नाम क्या हो जाएगा इसका? नॉर्मल प्रोपेन। ऐसे ही CH3, CH2, CH3 नॉर्मल ब्यूटेन। ऐसे ही CH3, CH2, CH3 नॉर्मल हेक्सेन। जब कार्बन की श्रृंखला कैसी हो? सीधी हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब यौगिक के नाम से पहले
हम लोग लगा लेते हैं स्मॉल n। दूसरी चीज, यदि कार्बन की श्रृंखला में CH3 का होल ट्वाइस CH समूह जुड़ा हुआ हो तो ऐसे यौगिकों को हम लोग कहते हैं आइसो हाइड्रोकार्बन। आइसो हाइड्रोकार्बन, साथ में इसी क्रम में एक और हाइड्रोकार्बन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नियो हाइड्रोकार्बन। यहां से देख लेते हैं कि आइसो हाइड्रोकार्बन नंबर 2, आइसो हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन की श्रृंखला में CH का होल ट्वाइस CH समूह जुड़ा हुआ हो। कब? जब CH3 का होल ट्वाइस CH समूह जुड़ा हुआ होगा तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहेंगे? आइसो हाइड्रोकार्बन। जैसे एक एग्जांपल देखिए, CH3 CH CH2 और CH3। यहां पे आप देख रहे हैं कि एक CH3 का होल ट्वाइस समूह यहां पर जुड़ गया है। इसलिए इस हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते थे? इसको बोलते हैं आइसो हाइड्रोकार्बन। क्या नाम इसका हो जाएगा? आइसो पेंटेन, आइसोपेंटेन, आइसोप्रोपेन, आइसोब्यूटेन, इस प्रकार से। और यदि कार्बन की श्रृंखला में CH3 का होल ट्वाइस CH इसके स्थान पर, अगर इसके स्थान पर यह ग्रुप आ जाए कि CH3 का होल थ्राइस C ग्रुप आ जाए तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलेंगे नियो हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? नियो हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। यहां से इसका भी एग्जांपल आप देख लो। यदि CH3 का होल थ्राइस C ग्रुप जुड़ा हुआ, जैसे CH3 CH2 CH3। अब ये आप देख रहे हैं कि ये ग्रुप CH3 का होल थ्राइस C जुड़ गया है कार्बन की श्रृंखला में, इसलिए इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा? नियो हेक्सेन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ट्राइवियल सिस्टम। ट्राइवियल सिस्टम में एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं कि क्या बातें होती हैं। ट्राइवियल सिस्टम में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, उसके गुण, उसकी संरचना और उसके स्रोत जिससे वो बनाया जाता है, जिससे उसका आसवन किया जाता है, जिससे उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उसके आधार पर कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जाता है। और मैंने साथ साथ में यह भी बताया है कि यह पद्धति बहुत ही सफल नहीं होती, क्योंकि एक ही केमिकल या एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कई स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, और अगर हम स्रोत के आधार पर नामकरण करते हैं तो एक ही यौगिक के कई नाम हो सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपके सामने रहेगा। कभी भी हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानकारियां प्राप्त नहीं हो पाएंगी, कभी भी हम सही सही नाम नहीं लिख पाएंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। फिर दूसरी बात यह भी है कि हर एक बार ऑर्गेनिक कंपाउंड की संरचना में कोई ना कोई कंफ्यूजन जरूर उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए इस पद्धति को हम लोग बहुत बढ़िया पद्धति नहीं मानते हैं। इस पद्धति में मैंने 3 चीजें और बताई हैं। एक
बताया है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, दूसरा बताया है आपको आइसो हाइड्रोकार्बन, और तीसरा बताया मैंने है आपको नियो हाइड्रोकार्बन। नॉर्मल में क्या कि कार्बन की सीधी श्रृंखला होगी, आइसो में क्या CH3 का होल ट्वाइस CH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, और नियो में क्या बताया मैंने CH3 का होल थ्राइस C ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ये आपकी निरर्थक पद्धति अर्थात ट्राइवियल सिस्टम में बातें आ जाती हैं। इसके बाद कुछ यहां पर आवश्यक समूह होते हैं जिनके नाम भी हमको याद रखने चाहिए, जैसे एक CH3 CH2 OH, मेथिल कार्बिनॉल, मेथिल कार्बिनॉल, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल, विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एलाइल, CH3 CH2 क्रोटिल। ये समूह भी हमको नामकरण के लिए याद रखने चाहिए। अगली पद्धति है जिसे हम कहते हैं IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम में सबसे पहले IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड इन केमिस्ट्री, IUPAC सिस्टम। आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखिए, और साथ में इसी वीडियो के हम 2 पार्ट बना रहे हैं। दोनों पार्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप इस पूरी वीडियो को देखें। यदि आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप उस क्वेश्चन को नोट करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसे सेंड करें, जिससे कि हम आपको उसका आंसर सही समय पर आपको उपलब्ध करा सके और आपके कंफ्यूजन को दूर कर सके। हमारा उद्देश्य आपको रसायन विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देना है और आपके ज्ञान को साथ में बढ़ाना भी है। यहां पर देखते हम लोग हैं कि IUPAC सिस्टम, और IUPAC सिस्टम में कई नियम ऐसे हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड इन केमिस्ट्री। आप सभी लोगों को ये फुल फॉर्म जरूर याद रखनी चाहिए। क्या मैंने बताया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड इन केमिस्ट्री। इस पद्धति में किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि कार्बन की श्रृंखला को सेलेक्ट करना चाहिए। उससे पहले हमें कार्बन की श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या का मूल शब्द सीख लेना चाहिए। कार्बन की श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु उपस्थित हैं उसका हमें मूल शब्द जरूर आना चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज कि मूल शब्द वर्ड रूट। यदि कार्बन की श्रृंखला में एक कार्बन है
तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मेथ। ये हो गया वर्ड रूल। दूसरी चीज C2H, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉर्म और डेट। ये होगा याद रखें मूल शब्द। किसी भी कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले हमें यही चीज सेलेक्ट करनी पड़ती है कि कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन परमाणु उपस्थित हैं और उनका मूल शब्द क्या होता है। मूल शब्द के बाद में नंबर आता है कि अनुलग्न। नंबर 2 अनुलग्न। सफिक्स। जैसे एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 और इसका अनुलग्न क्या होता है? A। नंबर 2 एल्कीन। CnH2n और इसका होता है सफिक्स E। फिर एल्काइन। CnH2n-2 और इसके लिए अनुलग्न लगाते हैं आइन। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, एथीन और एथाइन। एक कार्बन है यहां पर, तो इसके लिए मूल शब्द क्या है? मेथ। और चूंकि एल्केन में सफिक्स क्या है? ए, इसलिए क्या कर सकते हैं? मेथ ए। यहां पर इन तो एथीन, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा? एथाइन। इसके बाद में एक तीसरी बात होती है कि एल्किल समूह। एल्किल समूह क्या होते हैं? एल्केन से एक H परमाणु कम करने के बाद जो समूह में प्राप्त होता है उसे कहते हैं एल्किल समूह। जैसे मेथेन और मेथेन से एक H परमाणु आप कम कर लीजिए, एल्किल समूह। एल्किल समूह। एल्केन से एक H एटम कम करने पर प्राप्त समूह एल्किल समूह कहलाता है। जैसे एक H कम कर लीजिए, यहां से बन जाएगा CH3। क्या बोलेंगे? मेथिल। मेथिल। C2H6 एक H कम कर लीजिए, क्या बन जाएगा? C2H5 नाम हो जाएगा एथिल। C3H8 एक H
एटम कम करिए यहां से C3H7 प्रोपेन। इस प्रकार से आप आईपीएसी सिस्टम की स्टार्टिंग कर चुके हैं। आपको यहां पर मैंने 3 बातें बताई। सबसे पहले मैंने बताया कि मूल शब्द क्या होता है। कार्बन की श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर 1 है तो मेल 2 के लिए, 1 3 के लिए, प्रो 4 के लिए, ब्यूट 5 के लिए, पेंट 6 के लिए, हेक्स 7 के लिए, हेप 8 के लिए और 9 के लिए, नॉन और 10 के लिए डेड। उसके बाद में हमें सफिक्स की भी जानकारी रहनी चाहिए कि कौन सा सफिक्स किस वाले कार्बनिक यौगिक के साथ में लगाएंगे। यदि एल्केन है तो उसका सफिक्स होता है एन, एल्कीन है तो उसका सफिक्स होता है इन, और अगर एल्काइन है तो उसका सफिक्स होता है आई। और इसी प्रकार से इसी क्रम में एक और चीज हमें सीखनी है कि एल्केन समूह क्या होता है। एल्केन से एक एच हटाओगे तो जो बचा हुआ समूह आपको प्राप्त होगा उसको बोलेंगे एल्किल समूह। एल्केन से एल्किल कब? जब एक एच एटम को कम करेंगे। जैसे मेथेन, मेथेन से क्या बना? मेथिल। एथेन, एथेन से क्या बना? एथिल। प्रोपेन, प्रोपेन से क्या बना? प्रोपिल। ऐसे ब्यूटेन से क्या बनेगा? ब्यूटिल। पेंटेन से क्या बनेगा? पेंटिल। हेक्सेन से क्या बनेगा? हेक्सिल। हेप्टेन से क्या बनेगा? हेप्टिल। ऑक्टेन से क्या बनेगा? ऑक्टिल। नॉनेन से क्या बनेगा? नॉनिल। इस प्रकार से हम शुरुआत कर चुके हैं यहाँ पर आईपीएसी सिस्टम में कि किस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण करेंगे। इसके आगे सीखने के लिए आप लगातार हमारे वीडियो पर बने रहें। हम आपको अगले पार्ट में इसके आगे की आईपीएसी या इसके आगे का कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में आपको सिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।